हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं ज़बान की महारतें। इसको लिसानी महारतें भी बोलते हैं। और तामीलाती समाअत, गैर तामीलाती समाअत और समाअत के अज्जा, ये सब क्या हैं, ज़बान की महारतों में ही आते हैं। तो जो अभी नए साथी जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि यहाँ पर हमारे उरूज उर्दू चैनल की जानिब से आपको सीटेट पेपर 1 और पेपर 2 में जो उर्दू का लैंग्वेज होता है उसकी कंप्लीट थ्योरी वाइज वीडियोस कराई जा रही हैं। इसमें आपको फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और फ्री वीडियोस दिए जा रहे हैं थ्योरी वाइज। वीडियोस और मॉक टेस्ट आपको यूट्यूब पर ही मिल जा रहे हैं, जबकि नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है व्हाट्सएप का। आपको व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन होना पड़ेगा, वहां से आपको हर बैचेस की फ्री नोट्स मिल जा रही हैं। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। आज की क्लास को यहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं ज़बान की महारतें। एक चीज़, अगर आपने कल वाली वीडियो नहीं देखी है तो उसमें क्या कराया गया था, आपको वर्ड मीनिंग याद कराई गई थी। तो वो वाली वीडियो आप ज़रूर देख लीजिए, चाहे आप नए हो चाहे पुराने हो। तो आपको थ्योरी समझने में ज़्यादा बेहतर होगा, आसानी होगी आपके लिए। क्योंकि उसमें बहुत ऐसी ऐसी अल्फाज आते हैं ये थ्योरी में, और उसमें करा दिए गए हैं वो आसान में हिंदी, उर्दू और अंग्रेज़ी तीनों लैंग्वेज में कराई गई है, तो आप आसानी से उसको समझ सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। ज़बान की महारत देख लेते हैं। ज़बान की महारतें ना एक पूरा टॉपिक है, ठीक है। आपका चैप्टर नंबर 3 यही है, यूनिट नंबर 3 जो है आपका यही है। तो ये 3 नंबर पूरा यही ज़बान की महारतें ही है। ज़बान की महारतों के अंदर भी बहुत से अज्जा आते हैं, ठीक है। तो उसको देखेंगे। ज़बान की महारतें बहुत है, ये 3-4 दिन लगातार आपकी क्लास इसी टॉपिक पर चलेगी, ठीक है। तो ज़बान की महारतें हम देख लेते हैं। इंसान एक समाजी जानवर है। क्या है, वाइगॉस्की का क्या कहना है, एक समाजी जानवर है। और माशरे में यानी समाज में दूसरे लोगों से राब्ता कायम करने, यानी दूसरों लोगों से अपने अपने ख्याल का इजहार करने के लिए वो अपने जज्बात और ख्यालात का इजहार के लिए ज़बान का इस्तेमाल करता है। क्या है कि इंसान एक समाजी जानवर है, और माशरे में यानी समाज में दूसरे लोगों से राब्ता कायम करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए वो अपने जज्बात और ख़यालात का इजहार के लिए, वो अपने जज्बात और ख़यालात का इजहार ज़रूर सी ज़ाहिर सी बात है वो करेगा ही। और इसीलिए वो क्या करता है, ज़बान का इस्तेमाल करता है। तो इंसान क्या करता है, अपने जज्बातों, ख़यालात, एहसासात को ज़ाहिर करने के लिए ज़बान का इस्तेमाल करता है, ठीक है। ज़बान ही वो वसीला है जो बच्चों की गौर व फिक्र, दिलचस्पियों और रुझानात की तश्कील करती है। क्या है, ज़बान ही है जो हमें निखारती है। चाहे बच्चा हो चाहे जवान हो, अगर उसको ज़बान नहीं आती तो फिर वो कुछ काम का नहीं है। ना तो अपने ख़याल का इज़हार कर पाएगा, ना वो अपने एहसासात का इज़हार कर पाएगा, ना अपने जज़्बात का इज़हार कर पाएगा। सब चीज़ को इज़हार करने के लिए किस चीज़ का इस्तेमाल किया जाता है, ज़बान का इस्तेमाल किया जाता है। अब यहाँ पर कुछ लोग बोलेंगे कि बहुत लोगों के पास ज़बान नहीं होती, यानी बहुत लोग बोल नहीं पाते, वो फिज़िकली उतने सही नहीं होते कि बोल पाते हैं, यानी गूंगे होते हैं, कुछ प्रॉब्लम रहती है उनके मुँह में, या कुछ प्रॉब्लम रहती है उनके कान में जो सुन नहीं पाते हैं, बोल नहीं पाते हैं। कुछ लोग ऐसे बोलेंगे। तो आप लोगों के लिए पहली क्लास बना दी गई है, आप वहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं कि ज़बान क्या है। ज़बान 3 तरह की होती है, एक अलामतों की ज़बान होती है, एक आवाज़ों की ज़बान होती है, और एक इशारों की ज़बान होती है। अलामतों की ज़बान ये जो हमने लिखा है ये अलामतों की ज़बान है। आवाज़ों की ज़बान जो हम बोल रहे हैं ये आवाज़ों की ज़बान है। और इशारों की ज़बान जो हाथों से इशारा इशारा करके आपको समझाया जाएगा, वो क्या रहेगी आपकी, वो इशारों की ज़बान रहेगी। उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। अगर आपने पुराना वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट बनाई गई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दी जाएगी प्लेलिस्ट की। आप वहाँ से जाकर कंप्लीट प्लेलिस्ट की एक एक वीडियो लाइन से देख लीजिए। आपकी आधी से ज़्यादा तैयारी अब तक तो समझ में आ जाएगा आपका। खाली बेसिक मजबूत कर लीजिए, उसके बाद थ्योरी को समझना आसान रहेगा। जितना वीडियो अभी तक कराया गया ना, दो अगर पहला वाला यूनिट आप कंप्लीट कर ले रहे हैं, ठीक है, ज़बान वाला, उसके बाद से आपके लिए हर चीज़ आसान हो जाएगी। इंसान एक समाजी जानवर है, और माशरे में दूसरे लोगों से राब्ता करने के लिए, कायम करने के लिए, रिलेशन बनाने के लिए वो अपने जज्बात और ख़यालात का इजहार के लिए ज़बान का इस्तेमाल करता है। ज़बान ही वो वसीला है जो बच्चों को गौर व फिक्र, दिलचस्पियों और रुझानात की तश्कील करती है। कामयाब ज़िंदगी बसर करने और आमोज़िश के लिए ज़बान का आना लाजमी है, ठीक है। अगर आप कामयाब ज़िंदगी चाहते हैं और आमोज़िश भी चाहते हैं, किसी और ज़बान की आमोज़िश चाहते हैं, तो आपका क्या रहेगा, आपको ज़बान कुछ ना कुछ मादरी ज़बान का आना ज़रूरी होता है ना। जैसे आप बच्चे स्कूल में जाते हैं तो अपने मादरी भाषा को लेकर आते हैं, मादरी ज़बान को अपने साथ लेकर आते हैं। फिर वो हिंदी बोलें,
उर्दू बोलें, अवधी बोलें, पंजाबी बोलें, बंगाली बोलें, कुछ भी बोलें, वो कुछ ना कुछ वो लेकर आते हैं, तो उसी के बेस पर हम उसको दूसरी ज़बान की आमोदिश कराते हैं, ठीक है। तो आमोदिश के लिए भी ज़बान आना लाजमी है और कामयाब ज़िंदगी के लिए भी ज़बान का आना लाजमी होता है, ठीक है। हर ज़बान की 4 बुनियादी महारतें होती हैं, चाहे इंग्लिश में ले लीजिए, चाहे उर्दू में, चाहे हिंदी में, इसी को हर तरह से इस्तेमाल किया जाता है। हर ज़बान की अपनी क्या होती है, 4 महारतें होती हैं और इसको क्या बोलते हैं, इसको LSRW भी बोलते हैं। LSRW क्या होता है, LSRW चलिए बताइए क्या होता है। एल से लिसनिंग, ठीक है, एल से क्या होता है, लिसनिंग होता है। उसके बाद बोलना, ठीक है, लिसनिंग मीन्स होता है सुनना, उसके बाद आएगा बोलना। बोलना क्या होता है, स्पीकिंग, स्पीकिंग। और इसी को लिसनिंग को हिंदी में क्या कहेंगे पता है, श्रवण, श्रवण, ठीक है, श्रवण कौशल इसको बोलते हैं, श्रवण। और बोलने को क्या कहेंगे हिंदी में, वाचन, हिंदी में वाचन कहते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे, स्पीकिंग, ठीक है, स्पीकिंग। और उसके बाद पढ़ना आ जाएगा, पढ़ने को क्या बोलते हैं, आर से देखिए रीडिंग होता है इंग्लिश में, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं पठन, क्या बोलते हैं, पठन बोलते हैं। उसके बाद लिखना आ जाएगा, तो ये राइटिंग, डब्ल्यू से WRITING राइटिंग, और इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या बोलेंगे, लेखन, ठीक है। तो क्या समझे हम लोग, सुनना जो होता है, सुनना, सुनना यानी श्रवण, श्रवण और लिसनिंग, लिसनिंग है ना। उसके बाद क्या है, बोलना, बोलना वाचन, वाचन, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं स्पीकिंग। उसके बाद क्या है, पढ़ना, पढ़ना पठन, और इसको क्या बोलते हैं, रीडिंग। उसके बाद क्या है, लिखना, लिखना, तो इसको क्या है, लेखन, ठीक है, लेखन लिख दीजिए, लेकिन, और इसको क्या बोलते हैं, राइटिंग। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो हर ज़बान की ये अपनी खासियत होती है, अपनी बुनियादी महारतें होती हैं। हर ज़बान इसी पर बेस रहती है। हर ज़बान में सुनना भी होता है, हर ज़बान में बोलना भी होता है, हर ज़बान में पढ़ना भी होता है, और हर ज़बान में लिखना भी होता है, मादरी ज़बान को छोड़कर, ठीक है। मादरी ज़बान ये होती है, कभी आप मादरी ज़बान बोली अगर आपकी है, तो बोली को सुना तो जा सकता है, बोला जा सकता है, लेकिन लिखा नहीं जा सकता। ऐसे तो आप लिख सकते हैं, लेकिन उसकी कोई लिपि वगैरह नहीं रहती, जो आपकी बोली रहती है ना। बोली और ज़बान वाले में आपको पढ़ाया गया था ये चीज़ें। तो हर जो ज़बान होती है, हर ज़बान की बुनियादी महारतें 4 होती हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग और रीडिंग और राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, श्रवण कौशल और वाचन कौशल और पठन कौशल और लेखन कौशल। ये चीज़, ये आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है। इसी वजह से बार-बार आपको कराया जा रहा है कि हर ज़बान की 4 महारतें होती हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इंसान एक समाजी जानवर है, और समाज में हमको राब्ता कायम करने के लिए, रिश्ता कायम करने के लिए अपने जज़्बात, अपने ख़यालात, अपने एहसासात का इज़हार करते हैं, और उसी को इज़हार करने के लिए हमको ज़बान की ज़रूरत पड़ती है। और ये ज़बान कामयाब ज़िंदगी बसर करने के लिए और आमोदिश के लिए लाज़मी होती है, ठीक है। और हर ज़बान की 4 महारतें होती हैं, कौन-कौन? सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। ये सभी आप किसी भी लैंग्वेज में चले जाएँ, हिंदी, उर्दू, अंग्रेज़ी, संस्कृत, कुछ भी, किसी में भी जाएँ, सब में ये 4 आपको मिलेगी। उसके बाद देख लेते हैं सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक। ये जो सुनना और पढ़ने का महारत है, सुनने और पढ़ने की महारत है ना, इसका ताल्लुक दूसरों के ख़याल को समझने के लिए किया जाता है। इसलिए इसको अख़ज़ी, तहसीली या वसूली महारतें कहते हैं। ये आपको याद रखना बेहद ज़रूरी है, क्योंकि ये 1 नंबर में ऐसे ही पूछ लेगा, आप जान ही नहीं पाएँगे कहाँ से पूछा है, ठीक है। तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि जो सुनने सुनने की महारत होती है ना, जैसे हम लोग सुन रहे हैं, अभी आप सुन रहे हैं, तो आप अपने ज्ञान को अर्जित कर रहे हैं, अपने अपने आप को ना हासिल कर रहे हैं, क्योंकि ये आपके पास तो ज्ञान था नहीं, जैसे होगा आपके पास, इस तरह नहीं बताया जा रहा है। एक एग्जाम्पल के साथ बताया जा रहा है कि आप यहाँ पर सीटेट की तैयारी करने आए हैं, तो सीटेट के बारे में आप उतना पढ़े नहीं होंगे, तो आपको यहाँ से उर्जे उर्दू की जानिब से आपको पढ़ाया जा रहा है, तो आप यहाँ पर सुन रहे हैं, तो आप कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ हासिल कर रहे हैं। तो यही, इसी को अख़ज़ कर रहे हैं, आप कुछ ना कुछ अचीव कर रहे हैं।
आप किससे करेंगे? सुनने से करेंगे और पढ़ने से करेंगे। अगर आपको यही पीडीएफ जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है व्हाट्सएप की, वहाँ से आप ले लेंगे ग्रुप से, तो फिर आप इसको पढ़ेंगे। दूसरी तरफ बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक अपनी बात और अपने ख़यालात दूसरों तक पहुँचाने, ये इस तरीके से आप पढ़ेंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ? कुछ ना कुछ आप पढ़कर भी सीख रहे हैं, कुछ ना कुछ आप पढ़कर भी तो हासिल कर रहे हैं। अभी अभी वीडियो में आप देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप सुन रहे हैं। सुनने से आपको लेक्चर समझ में आ रहा है कि हाँ ये सब क्यों लिखा गया है और क्या क्या ये सब होता है। पिछले हम लोग समझ में आए सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ये सब क्या हुआ। उससे पहले हम लोग समझ में आया ज़बान की महारतें क्या होती हैं, है ना। और LSRW ये क्या होता है, ये हम लोग समझ भी आए। आप सुनकर ही तो जाने, आप फेस तो हमारा तो देख नहीं रहे हैं कि आप जान जाएंगे, सुनकर ही तो जाने हैं आप। तो यही है सुनना और पढ़ना। सुनने से और पढ़ने से हम हासिल करते हैं, कोई ना कोई चीज़ अख़ज़ कर लेते हैं। इसी को तहसील कहते हैं, ठीक है। तहसीली या वसूली महारतें कहते हैं। ज़बान की अख़ज़ी महारतें, तहसीली महारतें और वसूली महारतें, ये तीनों एक ही वर्ड है, आप कन्फ्यूज़ मत हो जाइएगा। सुनना और पढ़ना यही होता है। जैसे अभी कुछ कह दिया गया आपसे कि मोहन एक अखबार पढ़ रहा है, इसमें ज़बान की कौन-सी महारतों का इस्तेमाल किया गया है? कौन-सी महारत का इस्तेमाल किया गया है बताइए? अख़ज़ी महारत का इस्तेमाल किया गया है, उसके बाद इज़हारी महारत का इस्तेमाल किया गया है, तामीरी महारत का इस्तेमाल किया गया है। बताइए आप। तो आपका क्या अख़ज़ी, वो अख़ज़ कर रहा है, तहसील कर रहा है, वसूल अचीव कर रहा है, कुछ ना कुछ पा रहा है वो। क्योंकि सुनने और पढ़ने दो ही चीज़ से ये चीज़ आएगी। आप कुछ आप हासिल कर लेंगे सुनने से और पढ़ने से, यही से हासिल करेंगे आप। जब कुछ कोई किताब पढ़ेंगे, कोई पीडीएफ पढ़ेंगे, कोई बुक पढ़ेंगे, सब में आप हासिल कर रहे हैं कुछ ना कुछ, या फिर आप किसी को सुन रहे हैं तब हासिल कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। सुनने और पढ़ने की महारत का ताल्लुक दूसरे के ख़यालात को समझने से होता है, इसीलिए इसको अख़ज़ी, तहसीली और वसूली कहते हैं। हम दूसरे के ख़यालात को समझते हैं। जैसे फ़िलहाल आप हमारे ख़यालात को समझ रहे हैं, आप जो पीडीएफ में लिखा है वो समझ रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप सुन रहे हैं, इसी वजह से समझ रहे हैं। आप कुछ ना कुछ हासिल करके इंशाअल्लाह इस वीडियो से जाएंगे। तो क्या है, ये अख़ज़ी है, आप कुछ हासिल कर रहे हैं, तहसीली है, इसी को वसूली भी कहते हैं, ठीक है। और दूसरी तरफ देखा जाए बोलने और लिखने, अगर आप बोल रहे हैं तो आपके अंदर जो भड़ास है या आपके अंदर की जो बात है वो आप बाहर निकाल रहे हैं। क्या कर रहे हैं? अगर आप कुछ बोल रहे हैं तो आपके अंदर की जो बातें हैं वो आप बाहर निकाल रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? आप दूसरी तरफ बोलने और लिखने, अगर आप कुछ लिख भी दे रहे हैं, जैसे अभी ये चीज़ आपके लिए तैयार की गई है, ये कैसे तैयार की गई है? लिख कर ही तैयार की गई है। और ये किसके दिमाग में थी? हम लोगों के दिमाग में थी, जिन्होंने ये पीडीएफ को तैयार किया है। तो ये फिर क्या है? हमारे जज्बात को लिखा गया है। तो इस वजह से हम अपने आप को ज़ाहिर कर दिए हैं लिख कर। और दूसरी तरफ क्या किया जा रहा है? अब फिर अपने ज्ञान को ज़ाहिर कर रहे हैं बोलकर, आप तक पहुंचा रहे हैं अपने आप को। लिखना और बोलना, इससे दोनों से जो हमारे विचार थे वो आप तक पहुंच जा रहे हैं, जबकि आप सुन रहे हैं और पढ़ रहे हैं। इससे जो हमारे विचार हैं वो आप अपने अंदर अचीव कर ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सुनना और पढ़ना ये आप अपने अंदर ले रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बोलना और लिखना ये आप अंदर से बाहर कर रहे हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो दूसरी तरफ बोलने और लिखने की महारत का ताल्लुक अपनी बात और अपने ख़यालात दूसरों तक पहुँचाने और उन्हें मुतासिर करने से होता है। यानी हम अपनी बातों को दूसरे तक पहुँचाते हैं, यानी अपने अंदर से चीज़ों को निकालते हैं फिर दूसरों तक पहुँचाते हैं। इसलिए इसे इज़हारी, तामीरी महारतें और तख्लीकी महारतें भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कि इज़हारी महारतें कहा जाता है, हम अपने आप को इज़हार कर रहे हैं। तामीरी या बनावटी महारतें भी कहते हैं और तख्लीकी महारतें कहते हैं। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा कि सुनना और पढ़ना आप अपने अंदर ले रहे हैं चीज़ों को, और जब बोलने की बात आ रही है और लिखने की बात आ रही है, जो आपके मन के अंदर जो आपका विचार है उसको आप निकाल रहे हैं। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा, या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप ग्रुप पर सेंड कर दीजिएगा, फिर से एक एक्सप्लेनेशन आपको दे दी जाएगी। ये चारों ज़बान की बुनियादी महारतें कहलाती हैं। कौन? ये चारों, ये चारों जो है ना, ये चारों ज़बान की बुनियादी महारतें कहलाती हैं, क्योंकि ज़बान की आला महारतों के हुसूल के लिए, यानी ज़बान की आला महारतों के हुसूल के लिए और दीगर मज़ामीन निज़ाम की आमोदिश के लिए,
निसाब की आमोदिश के लिए और दीगर मज़ामीन निसाब की आमोदिश के लिए ये बुनियाद काम करती हैं, ये बुनियादी काम करती हैं। कौन? ये जो ज़बान होती है, जो हम सीख कर आते हैं ना, यही अगर हम कोई दूसरी ज़बान सीखने जा रहे हैं या कोई और लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, कोई और पठन कर रहे हैं, तो फिर क्या रहेगा, ये हमको बहुत ज़्यादा मदद पहुँचाती हैं। जैसे बच्चा अगर बेहतर तरीके से इन सलाहियतों का हसूल नहीं कर पाता, यानी मादरी ज़बान वो सही तरीके से नहीं बोल पाता, तो फिर यकीन जानिए, यकीनन उसे दीगर मौज़ूआत में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। आपके घर में कोई बच्चा है, आप वो सही से बोल नहीं पा रहा है, आप उसको उसको स्कूल भेज दे रहे हैं, उसको नाम फर्स्ट में लिखा दिए, सेकंड में लिखा दीजिए, कहाँ से वो बोल पाएगा, कहाँ से वो जान पाएगा, कहाँ से वो अपने टीचर्स के इजहारात को समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा, क्योंकि उसको अपनी मादरी ज़बान ही नहीं आ रही है। वहाँ पर उसको ABCD पढ़ाया जा रहा है, वो अभी से अब्बा अम्मा बोलना सीखा ही नहीं है, उसको कहाँ से ABCD आप पढ़ा पाएंगे? नहीं पढ़ा पाएंगे, क्योंकि वो अपनी ज़बान में सीखा ही नहीं अपनी ज़बान को। अगर बच्चा बेहतर तरीके से इन सलाहियतों यानी सुनना बोलना को नहीं जान पाया, तो फिर ये जान लीजिए उसके दूसरे मौज़ूआत में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। या फिर अगर कोई बड़ा भी बच्चा है, अगर वो जैसे हिंदी है या उर्दू है, तो उर्दू को ना तो लिखना जान रहा है, ना बोलना जान रहा है, ना सही तरीके से सुनकर समझ सकता है ना? तो फिर ये क्या होगा, अगर आप उर्दू में इंग्लिश से उर्दू इसको ट्रांसलेट करने को इंग्लिश से उर्दू ट्रांसलेट करने को बोलेंगे, तो फिर ये कहाँ से कर पाएगा? हाँ? फिलहाल आप हैं, आप संस्कृत अगर उर्दू पढ़ रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप संस्कृत नहीं लिए होंगे सीटेट में। संस्कृत में आपको बोल दिया जाए कि हिंदी का LSRW को इसको संस्कृत में बताइए, लिसनिंग, स्पीकिंग और रीडिंग और राइटिंग, इसको संस्कृत में बताइए। नहीं बता पाएंगे। क्यों नहीं बता पाएंगे? क्योंकि आपको आता ही नहीं है, आपकी सलाहियत इतनी है ही नहीं कि आप संस्कृत में सुनना बोलना पढ़ना लिखना सीख पाए। नहीं सीखे हुए हैं, क्योंकि आप उर्दू की तरफ आपका मुतवज्जे है। तो फिर क्या है कि कोई भी बच्चा रहेगा, अगर उसको अपनी मादरी ज़बान या पहली ज़बान पर हासिल नहीं रहेगी, उनको पहली ज़बान जान नहीं रहे होंगे, कोई भी इंसान रहेंगे, कोई भी बच्चा रहेगा, तो फिर वो दूसरे मौज़ूआत में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। ये लिख कर ले लीजिए आप। उसके बाद क्या है, हकीकी ज़िंदगी में लिसानी महारतें अलहदा ना होकर, हकीकी ज़िंदगी में जो हमारी ज़िंदगी है, इसमें जो लिसानी महारतें हैं यानी ज़बान की जो महारतें हैं, अलहदा ना होकर यानी अलग ना होकर, ये क्या है, बाहमी तौर पर मरबूत रहती हैं। यानी ज़बान की सभी महारतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ये जो ज़बान की महारतें हैं ना, ये एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे अभी क्या है, अभी जैसे यहाँ पर एग्जांपल दिया है, जैसे हम लिखते हैं तो लिखने के लिए सुनते हैं। यानी अगर आप फिलहाल नोट्स बना रहे हैं, आप ईयरफोन लगाकर हमारी वीडियो देख रहे हैं, तो कुछ ना कुछ पॉइंट उतार रहे हैं, सुन रहे हैं। और किस लिए सुन रहे हैं? क्योंकि आपको पॉइंट पॉइंट मेन करना है, आपको पॉइंट पॉइंट याद करना है। तो आप लिख रहे हैं किस लिए? याद करने के लिए। लेकिन जो लिखने की प्रक्रिया है ना, वो सुनकर ही आप लिखेंगे। तो फिर सुनना और लिखना तो एक साथ में आ गया। जब हम लिखते हैं तो सुनने के लिए भी तो लिखने के लिए सुनते हैं। जब हम फॉर्म भरते हैं, जब आप सीटेट का फॉर्म भरेंगे या फॉर्म भर चुके होंगे, तो फिर आप लिखने के लिए पढ़ते हैं। अगर डॉक्यूमेंट्स को ध्यान से पढ़ेंगे लिखने के लिए, है ना, कि कहाँ से मेरा 10th में क्या है नंबर, 11th में 12th में क्या है, ग्रेजुएशन में क्या है, ये सब आप क्या करेंगे, ये फॉर्म भरते समय लिखने के लिए पढ़ेंगे। बोलते हैं, बोलने के लिए सुनते हैं हम लोग। आप बोलते हैं तो जैसे आपको किसी से बात करना है, कम्युनिकेशन करनी है, आप बोलने के लिए सुनेंगे। कोई बोल रहा है सामने वाला, हाँ अब बोलने दो, अभी अभी बताता हूँ, तो आप सुन रहे हैं, उसके बाद अपने इजहार करेंगे। ये क्या है, ये आप बोलने के लिए सुन रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सभी जबान ना एक दूसरे से अटैच है, सब जुड़ी हुई है। चाहे बोलना हो गया, लिखना हो गया, पढ़ना हो गया, सुनना हो गया, आप एक दूसरे से अलग नहीं कर सकते। आप खाली लिख नहीं सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि आप अगर लिखेंगे तो सुनेंगे, कुछ ना कहीं से सुने होंगे, उसको लिखेंगे। या फिर पढ़ेंगे, तो आप पढ़ने से पहले आप अगर पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ काम के लिए पढ़ रहे हैं। यानी फॉर्म भरते समय हम लोग पढ़ते हैं, लिखने के लिए पढ़ते हैं, है ना? तो ये सब क्या है, आप कुछ ना कुछ काम करने के लिए कोई ना कोई ज़बान का इस्तेमाल करेंगे। बोलने के लिए क्या है, बोलेंगे, आप जवाब देने के लिए आप गौर से सुनते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, जवाब देने के लिए, बोलने के लिए, अपने बात को इजहार करने के लिए हम लोग गौर से सुनते हैं। लिखने के लिए सुनते हैं। फॉर्म भरते समय तो लिखने के लिए पढ़ते हैं। हम लोग जो पढ़ते हैं, फॉर्म के एक एक डॉक्यूमेंट्स पढ़ते हैं, सब लिखने के लिए पढ़ते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि ये दोनों ज़बानें चारों महारतें हैं ना, सब के सब आपस में कहीं ना कहीं से जुड़ी हुई हैं, अटैच हुई हैं, किसी को आप अलग नहीं कर सकते। ठीक है, आगे देखते हैं। अब देख लेते हैं सुनना। अभी ये सब चीज़ें जो थी ना, अभी ये सब जो चीज़ें आप देख रहे थे ना,
ज़बान की महारतें सुनना, बोलना, पढ़ना, है ना? उसके बाद हमने क्या देखा, ज़बान की महारतों में सुनने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है, अख़ज़ी, तहसीली, असूली और इज़हारी, तामीरी महारतें, तख़लीक़ी महारतें। ये सब की सब की खाली बेसिक हैं, ठीक है? ये सब बेसिक हैं। अब जो ये यहाँ पर पढ़े थे सुनना वाला ना, यहाँ पर जो पढ़े थे सुनना, अब यहाँ से हेडिंग शुरू हो रही है और इसके अंदर भी कई हेडिंग है, फिर इसके अंदर भी कई हेडिंग है, फिर इसके अंदर भी कई हेडिंग है और फिर इसके अंदर भी कई अज्ज़ा हैं, ठीक है? तो ये आपको कंप्लीट 4-5 दिन में आपका कंप्लीट होगा। तो इस वजह से आज ये देखेंगे, सुनने को अब शुरू करने जा रहे हैं कि सुनना हकीकत में होता क्या है, ठीक है? तो सुनना यानी समाअत होता है। मुस्लिम यानी सुनना, मुस्लिम नहीं है यहाँ पर, ये समाअत है, ठीक है? गलत लिखा गया होगा। ये समाअत यानी सुनना ज़बान के इक्तिसाब में सबसे पहली और बुनियादी महारत है। ये ज़बानी शक्ल मिनाख़ज़ी नहीं, ज़बानी शक्ल में अख़ज़ी महारत है, ठीक है? ये अख़ज़ी लिखा हुआ है और मीना नहीं है, वो में उसके बाद अख़ज़ी है, ठीक है? यानी तहसीली या वसूली महारतें। तो समाअत यानी सुनना ज़बान के इक्तिसाब में सबसे पहली और बुनियादी महारत है। ये ज़बानी शक्ल में अख़ज़ी महारत है। ज़बान की आमोज़िश की इब्तिदा सुनने से ही होती है। अगर बच्चा छोटा है तो वो पहले सुनेगा आपको, तब फिर वो अपने आप में कुछ ज़बान का इस्तेमाल करेगा, पहले वो सुनता है, ठीक है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, बच्चे नकलची बंदर होते हैं, तो वो सुनेगा, उसके बाद उसको रिपीट करेगा, फिर वो एक दिन आएगा कि ज़बान पर वो महारत हासिल कर लेगा। तो ज़बान की आमोज़िश की इब्तिदा सुनने से होती है और फिर हमारे गर्दो पेश में बहुत सी आवाज़ें होती हैं जो हम शऊरी और लाशऊरी तौर पर सुनते हैं, यानी हम चाहकर या ना चाहकर भी सुनते हैं आवाज़ को। ये आवाज़ें ही बच्चे की जल्द से जल्द ज़बान की तहसील में मदद मिलती है। इस आवाज़ से ही क्या होता है, बच्चों की जल्द से जल्द तहसील में यानी ज़बान की अर्जित करने में, ज़बान की हसूलियाबी में मदद मिलती है। लेकिन इसके लिए सुनना ही काफ़ी नहीं, बल्कि सुनकर समझना असल शय है। यानी अगर आप कोई भी चीज़ सुन रहे हैं, चलिए आपको इंग्लिश नहीं आ रही है, इंग्लिश आप सुन रहे हैं, इंग्लिश के सॉन्ग सुन रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, इंग्लिश की बातों को सुन रहे हैं, इंग्लिश के डिबेट सुन रहे हैं, आपको आती ही नहीं है, आपको कुछ मतलब है उसके सुनने से? नहीं मतलब है। असल शय क्या है? समझना है, सुनकर समझना, ये असल शय है आपके लिए, ठीक है? तो इस तरह सुनने या समाअत से मुराद एक शऊरी अमल से है। इस तरह सुनना या समाअत करना से मुराद एक शऊरी अमल से है। एक चीज़ यहाँ पर और क्लियर करते चलें कि देखो, सुनना एक अलग चीज़ है और समाअत करना एक अलग चीज़ है, लेकिन सीटेट में इसको अलग नहीं माना गया है, ठीक है? सुनना, देखो क्या होता है ना, कोई भी चीज़ सुन लोगे, सुनना होता है। जैसे आप अगर ध्यान से कोई चीज़ सुनेंगे तो वो समाअत करना होता है, ठीक है? लेकिन सुनना, आप रोड पे तो चलते रहते हैं, हॉर्न भी सुनते रहते हैं, तो हॉर्न को आप घर पर आकर सोचते हैं? हॉर्न को नहीं सोचते हैं। क्यों? क्योंकि आपने ध्यान से सुना ही नहीं। लेकिन समाअत करना ध्यान से सुनना होता है। लेकिन यहाँ पर सीटेट में आपको सुनना और समाअत करना एक ही तरह से बताया गया है, तो आप एक ही तरह से समझिए, ठीक है? तो इस तरह सुनना एक समाअत से मुराद एक शऊरी अमल से है, जिसमें आवाज़ सुनने को उनकी दर्जा बंदी, तरतीब देने, बामानी और मुहम्मल आवाज़ों में फ़र्क और सुनी हुई बातों को समझना शामिल है। सुनी हुई बात के मानी को हम दो तरह से समझते हैं, लफ्ज़ों की बुनियाद पर और साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर। दो तरह से हम सुनते हैं। अब देखो, ये सुनने के अंदर भी ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है ना? सुनने के अंदर ही आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ऐसे अभी और ऑप्शन दिखाई देगा, अभी आपको समाअत दिखेगी। तो ये सुनने के अंदर भी आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है। सुनने को हम दो तरह से सुनते हैं। अभी ये इसके अज्जा नहीं है, सुनने के अज्जा नहीं है, सुनने की किस्में नहीं है। अब देखो, सिर्फ हम लोग दो तरह से सुनते हैं। पहला क्या है? लफ्ज़ों की बुनियाद पर सुनते हैं और दूसरा साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर सुनते हैं। लफ्ज़ों की बुनियाद पर क्या है? आप लफ्ज़ को देख देख कर पढ़ेंगे, या कोई अल्फाज बोला जा रहा है, आप उससे सुनकर समझ ले रहे हैं। ये क्या है? लफ्ज़ों की बुनियाद पर। आप कोई नावल पढ़ रहे हैं, कोई अखबार पढ़ रहे हैं, कुछ भी आप पढ़ रहे हैं ना, तो वो आप लफ्ज़ों की बुनियाद पर सीख ले रहे हैं। लेकिन साबिक़ा मालूमात क्या होता है पता है? जो आपकी प्रीवियस ईयर नॉलेज है, यानी जो पिछली चीज़ें, प्रीवियस नॉलेज है आपकी, वो सब के बुनियाद पर आप जब सोचेंगे, वो सब की बुनियाद पर जब कोई फ़ैसला लेंगे या उस की बुनियाद पर आप समझेंगे, तब वो क्या हो जाएगी? साबिक़ा मालूमात में आ जाएगी। साबिक़ा की बुनियाद पर आ जाएगी, साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर। और लफ्ज़ों की बुनियाद क्या होती है? आप कोई नावल पढ़ रहे हैं, नावल पढ़ें,
उसको समझ ले रहे हैं। क्यों समझ ले रहे हैं? क्योंकि आपको आपके पास अल्फाज है, आपके अल्फाज का ज़ख़ीरा है आपके दिमाग में, आप उसको अल्फाज से समझ ले रहे हैं, यानी डिकोडिंग कर रहे हैं, डिकोडिंग कर रहे हैं, डिकोडिंग कर रहे हैं। ठीक है, आप लफ्ज़ों का मतलब, लफ्ज़ों की बुनियाद मतलब डिकोडिंग कर रहे हैं। साबिका मालूमात मतलब जो आपके पास प्रीवियस नॉलेज है उसी के बेस पर आप समझ ले रहे हैं। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसको डिटेल में समझ लेते हैं। लफ्ज़ों की बुनियाद क्या होती है और साबिका मालूमात की बुनियाद क्या होती है। लफ्ज़ों की बुनियाद और साबिका मालूमात की डिटेल देखेंगे, फिर सुनने के सबक को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, लफ्ज़ों की बुनियाद देख लेते हैं। सबसे पहले लफ्ज़ों की बुनियाद, ये अमल डिकोडिंग की शक्ल में होता है। ये वही बताया ना आपको कि आप कुछ ना कुछ आपके दिमाग में ज़ख़ीरा है, आपका दिमाग है, आपके दिमाग में अल्फाज का ज़ख़ीरा है। जब आप लफ्ज़ों को सुनेंगे तो फिर अपने आप ही उसकी मानी समझ जाएंगे। तो ये अमल डिकोडिंग की शक्ल में होता है, जिसमें सिर्फ आवाज़ों, अल्फाज, जुमलों और मतन की बुनियाद पर ही मानी को समझा जाता है। क्या किया जाता है? ये अमल डिकोडिंग की शक्ल में होता है, जिसमें सिर्फ आवाज़ों, अल्फाज, जुमलों और मतन की बुनियाद पर ही मानी को समझा जाता है। सुनने वाले को बोले जाने वाले अल्फाज और जुमलों की मानी पता होनी चाहिए, ये लाजमी है। अगर आपको मानी पता ही नहीं है, आपके सामने कुछ बोल दिया जा रहा है, आप उसके मानी ही नहीं जा रहे, आप चाइनीज़ बोल दिया जा रहा है, आप ऐसे ही सर के ऊपर से चला जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आपको पता ही नहीं है। तो उसकी मानी का ज़ख़ीरा आपके दिमाग में होना लाजमी है, तब जाकर आप लफ्ज़ों की बुनियाद पर कोई चीज़ समझ पाएंगे। ठीक है, ये अमल डिकोडिंग की शक्ल में होता है, जिसमें सिर्फ आवाज़ों, अल्फाज, जुमलों और मतन की बुनियाद पर ही मानी को समझा जाता है। सुनने वाले को बोले जाने वाले अल्फाज और जुमलों के मानी को पता है। जैसे अभी आपको कुछ बताया जा रहा है, जैसे फिलहाल, हाँ, एक एग्जाम्पल है। जैसे आपको पढ़ाया जा रहा था सीटेट हिंदी और सीटेट उर्दू, ये फ्री बैच आपके लिए स्टार्ट किया गया है, ये पढ़ाया जा रहा था। तो कुछ बच्चों ने ये कमेंट किया कि सर कुछ कुछ वर्ड होते हैं ना जिसकी मीनिंग हमको समझ में नहीं आती। तो कल वाली जो क्लास थी उसमें हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी तीनों ज़बान में आपको मानी दे दी गई है। आप अगर उसको याद कर लेंगे तो आप अच्छी तरीके से समझ लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये डिकोडिंग अब आपसे करेंगे। क्यों? क्योंकि आपको मीनिंग पता नहीं थी, आप उसको याद कर लेंगे, उसका ज़ख़ीरा आप अपने दिमाग में रखेंगे मानी का। अब मानी जब आपको याद रहेगा तो जब यहाँ पर कोई चीज़ बता दी जाएगी तुरंत आप उसको समझ लेंगे। तो ये क्या हो गया? ये डिकोडिंग का हो गया, जिसमें सिर्फ आवाज़ों, अल्फाज, जुमलों और मतन की बुनियाद पर ही मानी को समझा जाता है। सुनने वाले को बोले जाने वाले अल्फाज और जुमलों के मानी पता होने चाहिए। उनकी मानी बुनियाद पर ही वो कही जाने वाली बात को समझने की कोशिश करता है। अगर आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज नहीं है तो आप नहीं जान पाएंगे, आपको मानी समझ में नहीं आएगी। फिर आपके सामने कोई आपको गाली भी देकर चला जाए, आपको पता नहीं चलेगा। ठीक है, और अगर कोई बदतमीजी करके जा रहा है और आपको मानी पता है तो तुरंत आप उसको रोक लेंगे कि आप बदतमीजी कर रहे हैं। तो फिर ये क्या है? अगर किसी चीज़ की मानी समझना है, सिर्फ बदतमीजी और गाली गलौज में ही नहीं, कोई आपकी तारीफ भी करके जा रहा है तब भी आप मानी को समझ जाएंगे, अगर आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज है। कहने का मतलब ये है। ठीक है, तो लफ्ज़ों की बुनियाद पर हम लोग हर चीज़ समझते हैं। और मिसाल के तौर पर यहाँ पर दिया गया है, जब किसी से कोई पता पूछता है, जब किसी से कोई पता पूछता है, जैसे आप कहीं गए हुए होंगे या कहीं टहलने मिलने गए हैं या फिर किसी रिश्तेदार के वहाँ जा रहे हैं और बाइक वगैरह या स्कूटी वगैरह से आप जा रहे हैं और आपको रोड के बारे में कंप्लीट जानकारी नहीं है, मुकम्मल पता नहीं है आपको कि क्या होता है, कहाँ से गया है ये रोड और उनका घर कहाँ पर मिलेगा। तो आप क्या करते हैं? उस एरिया में जाने के बाद आप क्या करते हैं? आप उनसे पता, कोई ना कोई मिलेगा, उनसे पता पूछ लेते हैं। कोई बाजार में चले जाते हैं, वहां से पता पूछ लेते हैं कि इस जगह मुझे जाना है, किस तरीके से मैं जाऊं, इस तरीके से आप पूछते हैं। जब आप कोई पता पूछते हैं तो वो यूं बताता है। कैसे बताता है? आपको सबसे पहले सीधे जाना है, वो बोलेगा भाई सबसे पहले सीधे जाओ, फिर बाएं मुड़ जाओ, फिर वहां से 10 कदम चलो, फिर एकदम सामने दोबारा बाएं मुड़ जाओ और सामने ही आपको आपका ये घर मिल जाएगा। इस तरीके से आपको बताएगा। ऐसे ही आपके साथ हुआ होगा कहीं, कभी ना कहीं, है ना? ये बताता है। अगर वो लड़का चाइनीज़ में आपको बताने लगे, बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे। कैसे समझ पाएंगे? क्यों क्यों नहीं समझ पाएंगे? आपके पास दिमाग है, आप तो समझ सकते हैं। भाई अगर आपके पास अल्फाज का ज़ख़ीरा नहीं है, दिमाग आप 160 आईक्यू लेकर चलें तब भी आप समझ नहीं पाएंगे। क्यों नहीं समझ पाएंगे? क्योंकि आपके पास ज़ख़ीरा अल्फाज नहीं है, यानी आपके पास मानी नहीं है। लफ्ज़ों की बुनियाद पर आप
समझ नहीं सकते। क्यों नहीं समझ सकते? क्योंकि आपके पास अल्फाज की मानी जान ही नहीं पा रहे हैं। जो वो बोल रहा है उसके मानी आपके दिमाग में है ही नहीं, तो आप कहाँ से जान पाएंगे? तो फिर ये क्या हो जाएगा, अब आप इन अल्फाज की डिकोडिंग करेंगे। अगर आपको पता रहता है, अगर आपको बाएं दाएं पता है, 10 कदम पता है और दोबारा बाएं, ये सब चीज़ें आपको पता है, तो फिर आप क्या करेंगे, उसको तुरंत अपने दिमाग में लेंगे कि अरे हाँ, ये बोला था पहले 10 कदम आगे चलना है, फिर एक सड़क सड़क मिलेगी, उसके मुड़ना है, फिर वहां से बाएं मुड़ना है, फिर सामने ही मेरा घर रहेगा जहाँ मैं जाना चाहता हूँ। ऐसे आप डिकोडिंग कर लेंगे, उसके अकॉर्डिंग आप उसी के हिसाब से आप अपना पता ढूंढते हुए जाते हैं, है ना? उसी के हिसाब से आप पता ढूंढते हुए जाएंगे। तो लफ्जों के बुनियाद पर हमने क्या समझा? लफ्जों की बुनियाद का कहने का मतलब ये होता है कि ये डिकोडिंग होता है। हम अपने दिमाग में जो मानी जानते हैं, अगर सामने वाला ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है जो हमको पहले से ही पता है, जो हमारे दिमाग में, हमारे स्कीमा में पहले से ही है, मौजूद है, तो हम उसको तुरंत ही समझ जाते हैं। लेकिन अगर जो चीज़ हमारे स्कीमा में नहीं है, हम उसको समझ नहीं सकते। फिर वो चाहे हमसे प्रेम से बोले, चाहे हमको पैसा देकर बोले, चाहे जिस तरीके से वो हमसे बोलेगा, हम उसको समझ नहीं पाएंगे किसी भी हालत में। समझ आ गया आपको? अब देख लेते हैं अगला, साबिका मालूमात की बुनियाद पर। साबिक यहाँ पर लिखा हुआ है, साबिक भी कह सकते हो और साबिका मालूमात भी कह सकते हैं आप। तो साबिका मालूमात की बुनियाद पर क्या होता है, देख लेते हैं। लफ्ज लफ्ज की बुनियाद पर समझने का अमल, ये सीजने लिखा हुआ है जबकि वो समझने रहेगा। क्या कि लफ्ज की बुनियाद पर समझने का अमल लफ्ज से मानी की तरफ लेकर जाता है। जो हम लोग लफ्ज समझते हैं, यानी हमने अपने दिमाग में कोई वर्ड जान लिया, वो बोल रहा है सामने वाला, वो हम जान रहे हैं, उसके बाद क्या हुआ, वो तुरंत हम समझ जाएंगे। फिर क्या हो गया, फिर हम अपने पते तक पहुंच सकते हैं, हम अपनी बातों को फिर अपने ख्यालात को पेश कर सकते हैं। तो फिर हम मानी की तरफ, लफ्ज़ से वो लफ्ज़ बोला और हमारे दिमाग में मानी है, तो लफ्ज़ से वो समझने का मानी की तरफ जाता है। वहीं साबिका मालूमात की बुनियाद पर अगर गौर किया जाए, तो साबिका मालूमात की बुनियाद पर समझने का अमल मानी से साख्त की तरफ जाता है, मानी से साख्त की तरफ जाता है। अब ये क्या होता है, यानी इसके लिए साबिका मालूमात की ज़रूरत पड़ती है। यानी जो प्रीवियस नॉलेज है आपके पास, जो पिछला नॉलेज है आपके पास, आप उधर जाते हैं। कोई कुछ अगर बोल दिया, जैसे आपसे अगर बाई चांस ऐसे बोल दिया जा रहा है कि एक महामारी तुरंत बहुत खतरनाक वाली महामारी चली हुई है, सब दर्द सर दर्द होने लगा है, खांसी आ रही है, ऐसा सब आकर कोई बोल दिया, तुरंत आप क्या सोचेंगे, तुरंत उस पर यकीन करें या ना करें, दिमाग में तुरंत भाई ये आ जाएगा। देख रहे हो क्या ये लिखा हुआ है, कोरोना। कोरोना आपके दिमाग में आ जाएगा। क्यों आ जाएगा? क्योंकि आपके प्रीवियस नॉलेज यही है, 2020 में आप झेल कर आए हुए हैं ना, तो साबिका मालूमात आपका यही है। तो अगर कोई झूठ भी आकर आकर बोल दे रहा है ना, तुरंत आप उसकी तरफ जाएंगे, अरे कहीं वैसे तो नहीं है, तुरंत आप साबिका मालूमात से जोड़ लेंगे। तो इससे खतरनाक अब एग्जाम्पल तो नहीं हो सकती। तो जैसे आपको पता है, पता लगा कि, जैसे आपको पता लगा, हमने क्या देखा कि ज़बान की बुनियाद पर समझने का अमल लफ्ज़ से मानी की तरफ लेकर जाता है, वहीं साबिका मालूमात की बुनियाद पर समझने का अमल मानी से साख्त की तरफ जाता है। यानी इसके लिए साबिका मालूमात की ज़रूरत पड़ती है। जैसे आपको पता लगा कि नेपाल में ज़लज़ला आया है, तो आप क्या कहेंगे, ज़लज़ला से मुताल्लिक अपने साबिका मालूमात की बुनियाद पर तुरंत सोचना शुरू कर देंगे, भाई कि ज़लज़ला की क्या शिद्दत थी, किस जगह आया था, कितने लोग हलाक हुए थे, माली नुकसान कितना हुआ होगा, वगैरह वगैरह। यानी वही वाला, ये अगर आपको इस एग्जांपल से समझ नहीं आया तो वही वाला एग्जांपल सोच लीजिए कि एक आदमी है, एक आदमी अगर, एक लड़का आपसे बोला कि भाई एक बुखार बहुत खतरनाक चला हुआ है यार, बहुत ज़्यादा लोग मर रहे हैं। फिर तुरंत आप सोचेंगे, अरे यार ये तो कोरोना वाला है ना? इस तरीके से आप तुरंत सोचेंगे। ये क्या हो गया, ये आपके मालूमात में पहले से ही है, इसी वजह से ये आकर बोला, आप तुरंत अपने दिमाग को इसकी तरफ लेकर गए। यही हो गई साबिका मालूमात की बुनियाद पर समझना। तो फिर वो जब बोलेगा भाई बहुत खतरनाक है, बहुत ज़्यादा खतरनाक बुखार चला हुआ है, आप सोचेंगे कि हाँ ऐसे ही कोरोना में था, कोरोना की तरह लग रहा है, खतरनाक है, तो आप तुरंत इससे जोड़ेंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि आपके दिमाग में, आपकी स्कीमा में पहले ये बैठा हुआ है, बस गया है ये कोरोना आपके दिमाग में। वो अगर कोई भी ऐसे झूठ ही बोल देगा भाई बहुत खतरनाक बुखार चला हुआ है, तुरंत आप, वो बोलेगा अरे यार इधर उधर लोग मर रहे हैं, दूसरे देश में लोग मर रहे हैं, इंडिया में भी पहुंचने वाला है ना, इस तरीके से वो बोलेगा। तुरंत आप समझ जाएंगे कि ये वही कोरोना की तरह तो नहीं है, लोग ऐसे इसमें भी मर रहे थे, खांसी ओसी आ रही थी। इस तरीके से आप उससे जोड़ना शुरू कर देंगे। तो ये जो जोड़ रहे हैं आप साबिका मालूमात से, ये जो जोड़ रहे हैं ना, यही होता है साबिका मालूमात की बुनियाद पर समझना। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा।
अब आगे देख लेते हैं क्या है। क्योंकि साबिका मालूमात की बुनियाद पर समझने का अमल लफ्ज़ों की बुनियाद पर समझने के अमल से आगे है। ये जो साबिका बुनियाद पर समझने का अमल है ना, ये लफ्ज़ों की बुनियाद पर समझने की अमल से आगे है, बहुत आगे है। क्यों आगे है? क्योंकि इसमें लफ्ज़ों की बुनियाद पर समझना, हालात से मुताल्लिक सवाल कर पाना, वजूहात का अंदाज़ा लगाना, गैर बयान तफ़सील का अंदाज़ा लगाना शामिल है। यानी कहने का मतलब ये साफ-साफ कि आपके तो बताया नहीं वो आकर कि कितनी खतरनाक, जैसे कोई आया बोला भाई बुखार चला हुआ है, बहुत खतरनाक लोग मर रहे हैं ना, आप तुरंत उसको कोरोना से जोड़ना शुरू कर दिए। अरे कहीं ऐसा ना हो कि फिर से लॉकडाउन लग जाए, है ना, ये आप सोचने लगे। अरे कहीं ऐसा ना हो साग सब्जी कम पड़ जाए, ये आप सोचने लगे। खाने के लाले पड़ जाएं, या कोई बाहर रह रहा है वो बात तुरंत सोच रहा है यार मैं कैसे घर जाऊंगा, मुझे टिकट निकलवा लेना चाहिए। ये सब चीज़ें जो आप सोच रहे हैं ना, ये आप लफ्ज़ों के ज़रिए तो सोच नहीं सकते। इसमें क्या, ये वाली सोच में जो है, ये साबिका मालूमात में आपको अलग अलग तरह की थिंकिंग लाकर लेकर आकर रख देगी आपके दिमाग में। जैसे कि हालात से मुताल्लिक सवाल कर पाना, वजूहात का अंदाज़ा लगाना और गैर बयान तफसील का अंदाज़ा लगाना। उसने कुछ बयान ही नहीं किया इसके बारे में कि भाई लॉकडाउन लगेगा या घर नहीं जा पाओगे, है ना, ये सब चीज़ों का बयान ही नहीं किया, लेकिन आपने इससे जोड़ लिया, इससे आपने जोड़ लिया। क्यों जोड़ लिया? क्योंकि आपकी ज़िंदगी में ऐसे हादसे हो चुके हैं और ये आपकी प्रीवियस ईयर यानी प्रीवियस नॉलेज है ना। तो आपके दिमाग में 2020 वाला केस पूरा चला आएगा और ऐसा कुछ अब ना हो, क्योंकि दिक्कत हो जाती है, बहुत लोग परेशान हो जाते हैं। ऐसा दुआ कीजिए कि ऐसी हालत कभी ना हो। ये सिर्फ़ आपको समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है और इसका कोई भी पर्पज़ नहीं है। सिर्फ आप आसान भाषा में समझ जाएँ, आसान ज़बान में समझ जाएँ, इसी की वजह से ये कोरोना और बाकी चीज़ों का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्योंकि आप भी जहाँ तक लोग समझ पा रहे हैं, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी घटना यही रही होगी जो कोरोना आया था। बहुत लोग परेशान हुए थे, बहुत लोग तबाह भी हो गए इसमें। तो ऐसा अब कभी ना हो, ये हम लोग मिलकर दुआ करें। बाकी ये आपकी की समझ के लिए खाली बताया गया है, क्योंकि इंसान उसी से समझ सकता है जो आप उसकी ज़िंदगी में गुज़रा हुआ हो, है ना? अगर आपको कुछ और चीज़ों की जानकारी दे दी जाए, कुछ और एग्ज़ाम्पल ले आया जाए जो आपने कभी देखा ही ना हो, तो फिर क्या रहेगा? तो आप उसको बेहतर तरीके से समझ नहीं सकते। इसी वजह से ऐसे ऐसा इस्तेमाल किया जा रहा है, ऐसी एग्ज़ाम्पल का इस्तेमाल किया जा रहा है जो आपके दिमाग तक पहुँच जाएँ, हमारी बातों को पहुँचा दें, हमारी बातों को आपके दिमाग तक पहुँचा दें। और इस चीज़ का एग्ज़ाम्पल देने का कोई मतलब है नहीं। तो ठीक है? तो आपको क्या लगा कि इससे आप हर तरह के अंदाज़े लगा सकते हैं, जो उसने बताया, जो उसने नहीं बताया, उसका अंदाज़ा भी लगा सकते हो। तो इसी वजह से इससे आगे माना गया है, यानी लफ्ज़ों वाली मालूमात से आगे माना गया है, ठीक है? उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार देख लेते हैं लफ्ज़ों की बुनियाद क्या होती है। ये डिकोडिंग करते हैं, कोई सामने वाला बोलता है, वो हम अपने दिमाग में उसको बात सुनते हैं और हमको पता चल जाता है अपनी मीनिंग। अगर हम उस ऐसे अल्फाज को सुने हुए हैं, ऐसे लफ्ज़ को सुने हुए हैं, तुरंत हम उसको समझ सकते हैं। अगर वो नहीं सुने हुए हैं तो हम फिर उसको समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। ये हो गया लफ्ज़ों की बुनियाद पर। दूसरा हो गया, कोई अगर कुछ बोल दे रहा है जो हमारी ज़िंदगी में पिछली बार कुछ घटा हुआ है, उससे हम तुरंत जोड़ने लगते हैं और उसी से अपने ख़्याल बनाने लगते हैं, उसी से अंदाज़ा लगाने लगते हैं, उसी को फिर सोचने लगते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा? साबिक़ा मालूमात हो जाएगा और ये लफ्ज़ों की मालूमात से काफ़ी आगे है। ये हो गई। अब 2 नज़रिए से हम लोग समझते हैं बातों को। अब देख लेते हैं समाअत की 2 सूरतें होती हैं। कौन-कौन? तामीलाती समाअत और गैर तामीलाती समाअत। तामीलाती और गैर तामीलाती ये क्या है? अभी तक हमने क्या देखा? दोहराते चलिए वरना आप भूल भी सकते हैं, है ना? तो सुनना, बोलना, पढ़ना हर ज़बान में हमने देखा। उसके बाद ज़बान की महारतें देखी, क्या महारतें होती हैं, है ना? अख़ज़ी महारत, तहसीली महारत, वसूली महारत और इज़हारी, तामीरी और तख़लीक़ी। फिर इसमें हमने देखा कि हर तरह से इसको सीखना ज़रूरी है और एक दूसरे से ये लोग जुड़ी हुई होती हैं, कोई भी ज़बान हो। सुनने में हमने देखा कि जो हम लोग सुन लेते हैं उसी को सुनना कहते हैं। और सुनने में 2 तरह से हम लोग सुनते हैं, एक लफ्ज़ों की बुनियाद पर सुनते हैं, एक साबिक़ा मालूमात की बुनियाद पर सुनते हैं। लफ्ज़ों की बुनियाद पर वो होता है जो हम सिर्फ़ अल्फ़ाज़ को पढ़ते हैं या देखते हैं या सुनते हैं, तुरंत हम उसको अपनी मानी इस्तेमाल करते हैं और जान जाते हैं। जबकि साबिक़ा मालूमात की बुनियाद क्या होती है, जो हम कोई चीज़ सुनते हैं तुरंत अपने प्रीवियस नॉलेज में पहुँच जाते हैं, पिछले ज्ञान में पहुँच जाते हैं, पिछले जो हमने जान रहे हैं नॉलेज में पहुँच जाते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा? हमारा साबिक़ा मालूमात हो जाएगा और इसी के बेस पर हम अपने ख़यालात को बनाने लगते हैं। तो फिर ये क्या हो जाएगा? ये हमारा प्रीवियस ईयर हो जाएगा, प्रीवियस नॉलेज हो जाएगा। अब देख लेते हैं समाअत की 2 सूरतें होती हैं। समाअत की 2 सूरतें में क्या-क्या हैं? तामीलाती समाअत और गैर तामीलाती समाअत। ये बहुत आसान है, ज़्यादा
परेशान मत होइए। ये तामीलाती समाअत क्या है, ये साअत लिखा हुआ है, समाअत है, ठीक है। तामीलाती समाअत और गैर तामीलाती समाअत, जैसे आमने सामने और टेलीफोन पर गुफ्तगू के दौरान समाअत। इसमें समाअत का अमल दो तरफा होता है। सीधी सीधी बात समझ लीजिए, ऐसी समाअत, ऐसा सुनना बोलना जो दोनों तरफ से हो, सामने वाला भी सुन रहा है, आप भी सुन रहे हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये तामीलाती समाअत हो जाएगा। जैसे इस तरह, इसमें इस तरह से क्वेश्चन बनेगा कि एक लड़का मोबाइल फोन से अपने वालिद से बात कर रहा है, तो वो कौन सी समाअत का इस्तेमाल कर रहा है, गैर तामीलाती समाअत या तामीलाती समाअत। तो फिर आपको क्या करना है, तामीलाती समाअत। क्यों? क्योंकि दो तरफा चीजें हो रही हैं। एक तरफा जो रहेगा वो एक तरफा, ये गैर तामीलाती हो जाएगा। जैसे अभी आप लोग हमको सुन रहे हैं, ये आप एक तरफा कर रहे हैं, ठीक है, एक तरफा कर रहे हैं। जबकि अगर यही चीज जो वो ऐप होता है, क्या नाम है गूगल वाला, मीट है ना, मीट यानी लाइव क्लास अगर आपको चला दिया जाए, तो फिर दोनों तरफ हो जाए कि आप आपकी बातों को हम सुन भी सकते हैं, यानी इसमें लाइव में तो देख पाएंगे, लेकिन अगर वीडियो कॉल वाला हो जाएगा तो फिर क्या रहेगा, उसमें सुन भी, आप लोगों को सुन भी सकते हैं और आप भी हम लोग हमको सुन सकते हैं। तो फिर इसमें क्या रहेगा, इसमें तामीलाती समाअत हो जाएगा, ठीक है। लेकिन तामीलाती समाअत क्या, किस चीज़ को ध्यान रखना है कि जैसे हम आमने सामने हो, टेलीफोन पर गुफ्तगू गुफ्तगू कर रहे हो, या हम फिजिकली फिजिकली नहीं मतलब आकर मिल रहे हैं, ठीक है। ऐसे हम अपने हाथ पैर से चलकर जा रहे हैं, किसी इंसान से जाकर मिल रहे हैं, तो फिर क्या है, वो हमारा तामीलाती समाअत हो जाएगा। जहाँ हम उससे बातें करेंगे तो तामीलाती समाअत का इस्तेमाल होगा। अगर यही चीज़ हम रेडियो रेडियो, टीवी और लेक्चर के दौरान समाअत कर रहे हैं ना, लेक्चर के दौरान, जैसे अभी आप ये लेक्चर देख रहे हैं, ज़बान की महारतों का लेक्चर देख रहे हैं, तो ये एक तरफा कर रहे हैं ना, आपकी आवाज़ तो सुन नहीं सकते, आप घर पर चिल्लाएं, आपके घर में भी बहुत आवाज़ें हो रही होंगी, यहाँ तक आवाज़ नहीं आ रही है, बिल्कुल नहीं आ रही, हम सुन रहे हैं ना, नहीं आवाज़ आ रही है आपके घर की, आपके आसपास में मोबाइल चल रहा होगा, फ़ोन चल रहा होगा, नहीं आवाज़ आ रही है। क्यों नहीं आवाज़ आ रही है? क्योंकि ये गैर तामीलाती समाअत है, ठीक है। और इसमें क्या आता है, रेडियो आता है, टीवी आता है, लेक्चर के दौरान इन समाअत का इस्तेमाल किया जाता है, यानी ये समाअत आती है। और इसमें एक तरफा होता है, एक तरफ, यानी इधर से आप सिर्फ सुन पा रहे हैं, उधर से मैं आपको नहीं सुन पा रहा हूँ। दो तरफा क्या हो जाएगा, अगर आपसे मीट पर आपका इंटरव्यू ले लिया जाए, या मीट पर, गूगल मीट पर आपको पढ़ा दिया जाए, तो फिर क्या हो जाएगा, आप तुरंत ही समझ जाएंगे कि ये तामीलाती समाअत है। क्यों? क्योंकि दोनों तरफ, यहाँ से भी आपको सुना जाएगा और वहाँ से आप हम लोगों को भी सुन पाएंगे। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा कि साबिका मालूमात पर समझना, लफ्ज़ों की मालूमात के समझना क्या होता है। समाअत की दो सूरतें होती हैं, तामीलाती समाअत और गैर तामीलाती समाअत। तामीलाती समाअत क्या होता है, जो हम आमने सामने दोनों तरफा सुना जाता है, और गैर तामीलाती समाअत जो एक तरफा सुना जाता है। अब आगे देख लेते हैं। अब देख लेते हैं समाअत के कुछ अज्जा होते हैं, ठीक है, समाअत के कुछ अज्जा होते हैं। उसके बाद तदरीस समाअत आ जाएगा, उसके बाद वीडियो को, आज की क्लास को ख़त्म करेंगे। तो समाअत के अज्जा देख लेते हैं, समाअत के अज्जा क्या क्या हैं, ठीक है। समाअत के अज्जा, आवाज़ों में फ़र्क करने की महारत। अगर आप सुन रहे हैं तो आप आवाज़ को सुनिए और उसमें फ़र्क कीजिए। ऐसा भी ना हो कि आप सुन रहे हैं और कुछ जान ही नहीं पा रहे हैं ना, फ़र्क लगाइए। आवाज़ों को पहचानने की सलाहियत, आवाज़ों के ज़ेर-ओ-बम और अल्फाज की दर्जाबंदी को पहचानना, बातचीत की नौइयत, मसलन हुक्म गुज़ारिश, सवालात, मानी, मुबारकबाद वगैरह को पहचानना। जैसे आपको कहा गया, दो चीज़ आपसे कही गई, हाँ, ये क्या लिखा हुआ है, अच्छा अच्छा इधर लिख दे रहे हैं। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अच्छा। क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है अच्छा। ये क्या लिखा हुआ है, ये भी अच्छा लिखा हुआ है। ये क्या लिखा हुआ है, ये भी अच्छा लिखा हुआ है ना। लेकिन अब इसको बोलने का तरीका देखिए, अच्छा, 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 तीन तरह से बोलो ना। बोला गया आपको कि अच्छा, 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 है ना। तो फिर क्वेश्चन मार्क वाला हो जाएगा, डैश वाला हो जाएगा, है ना, और स्लैश वाला हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, एलिप्सिस हो सकता है। तो फिर ये क्या है कि हर तरह से हम ज़बान को बोल रहे हैं, और ज़बान को समझने की महारत हासिल होनी चाहिए कि उसमें गुजारिश की जा रही है, कि मुबारकबाद दी जा रही है, कि ऐसे सुनाया जा रहा है कि
तो आपका नंबर कम आया है तो बोला जा रहा है, अरे बाबू बहुत अच्छा नंबर आया, बहुत बहुत मेहनत से पढ़ रहे थे तुम बाबू, बहुत अच्छा लगा आपका नंबर देख के। आप समझ जाइए कि भाई ये हमारी खिचैया हो रही है, नंबर अच्छा नहीं आया है, ज़बरदस्ती ये सिर्फ तारीफ कर रहे हैं, यानी खिचैया हो रही है। तो आपको क्या बातचीत करने की, बातचीत में जो चीज़ें आ रही हैं ना, उसको समझने की सलाहियत आपके अंदर उजागर होनी चाहिए। ये समाज के अज्जा हैं, इस तरीके से सुने आप। अगर आप कोई चीज़ सुन रहे हैं तो इतनी सलाहियत आपके अंदर होनी चाहिए। सुनी गई बात से मफ़हूम अख़ज़ करना, मफ़हूम निकालना, सुनी गई बातों को दोहराने की सलाहियत। ठीक है? सुनी कोई कुछ बोल रहा है, उसके पीछे उसका कारण क्या है, कोई किस वजह से वो बोल रहा है, वो चीज़ आपको जानना बेहद ज़रूरी है। उसके बाद ज़रूरी अल्फ़ाज़, मौज़ूआत और ख़यालात को मौजूदा तनाज़िर में याददाश्त में लाना। ठीक है? कोई कुछ बोल रहा है, तुरंत उसको अपने दिमाग में लाना। मानी जैसे कोई कुछ बोला, जैसे अभी बोला गया बॉय, है ना? तो आप दिमाग में लेकर आए बॉय मीन्स लड़का, तो तुरंत तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए। ठीक है? उसके बाद क्या है, मौजूदा सूरत हाल में साबिका मालूमात और हालात का इस्तेमाल करना, यानी जो भी आपके प्रीवियस नॉलेज है उसका इस्तेमाल करना। और मुकर्रर यानी बोलने वाले मुनासिब बाज़रसी या फिर जिसको फीडबैक हम लोग बोलते हैं, फराहम करना, यानी रद्द अमल और तासुर का इजहार करना। कोई कुछ बोल रहा है, ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है और तुरंत आप उसको फीडबैक दे दीजिए कि जैसे अगर आप टीचर हैं, कोई छोटा बच्चा आपसे बात कर रहा है, छोटा बच्चा, अब आपको ना वो आप नहीं तू कहकर बात कर दिया, जैसे उसको आदत है भाई, उसको इतना अदब नहीं पता है, तो वो तू करके बात किया, कर दिया, तुरंत आप उसको फीडबैक दे दीजिए कि अरे बाबू देखो, तुम कहकर बात नहीं किया जाता है। जो आपसे बड़े होती हैं, चाहे असातिज़ा होती हैं, चाहे आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, मम्मी पापा हैं, भाई बहन हैं, जो आपसे बड़े हैं सबको आप कहकर बोला जाता है, तुम कहकर नहीं बोला जाता है। चाहे आपसे छोटे हों, चाहे आपसे बड़े हों, आप कहकर बात कीजिए। ये एक अदब का दायरा है ना? अदब के दायरे में उसको आप समझा सकते हैं कि हाँ, ये सब बातें अदब वाली हैं, आप अच्छे घर के पता चलेंगे। तो ये क्या है, फीडबैक देना, तुरंत आपको फीडबैक देना है। अगर आप सुन रहे हैं, तुरंत गलती उसकी बता दीजिए, है ना? और गलती बताने का तरीका ये नहीं बच्चे को किसी भी तरह से डाँटना, बच्चे के पक्ष में आप हमेशा रहेंगे, ये आपसे बार-बार कहा जा रहा है। अब नोट देख लीजिए, कुछ नोट यहाँ पर दी गई है, यानी जो अभी तक हमने पढ़ा है, उसके लिए नोट दी गई है। नोट बेहतर समात के लिए, बेहतर सुनने के लिए तवज्जो का मरकूज़ होना, गुफ्तगू का दिलचस्प होना, आवाज़ में मुनासिबत, उतार-चढ़ाव होना और बोलने की मुनासिब रफ़्तार और माहौल का पुरसुकून होना लाज़मी है। भाई अगर आप भीड़-भाड़ के इलाके में हैं, आप फ़ोन से किसी से बात कर रहे हैं, तो आप बोलेंगे हेलो, 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 हाँ, आवाज़ नहीं आ रही है, आवाज़ नहीं आ रही है, ऐसे बोलेंगे आप। क्यों बोल रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप सही से सुन नहीं पा रहे हैं। गुफ्तगू आवाज़ में उतार-चढ़ाव, वहाँ पर माहौल में उतार-चढ़ाव हो रहा है, सही जगह पर नहीं है, आपका माहौल पुरसुकून नहीं मिल पा रहा है कि आप किसी की बात को सुनें, है ना? तो फिर क्या है, बेहतर समात के लिए तवज्जो मरकूज़ होना, एक तो आपकी तवज्जो मरकूज़ होनी चाहिए, ये नहीं कि आपकी मम्मी आकर कुछ आपसे बोल रही हैं, आप मोबाइल में लगे हुए हैं, तवज्जो है ही नहीं आपकी। उसके बाद मम्मी बोलेंगी कि अब बेटा ये काम किया कि नहीं? तो आप बोलेंगे मैंने सुना ही नहीं। सुनने के लिए तवज्जो होनी चाहिए कि नहीं? गुफ्तगू का दिलचस्प होना चाहिए। अगर कोई बहुत कोई बहुत बोर कर रहा है आपको, तो फिर आप उसकी बात को नहीं सुनेंगे। यार बोलोगे क्या यार, वही पका रहे हो बार-बार, एक ही बात कर रहे हो। इस तरीके से है ना, दिलचस्प होना भी ज़रूरी है। उसके बाद आवाज़ में मुनासिबत, उतार-चढ़ाव होना चाहिए। यानी आप इंसान, जैसे हम लोग आम इंसान बात करते हैं, इमोशन के साथ बात करते हैं। वहीं आजकल जो आया है, ये क्या लिखा हुआ है? एआई, है ना? एआई, एआई से आप बात कीजिए, वो कोई इमोशन नहीं है उसके अंदर, वैसे ही बात करेगा। आप वो उससे पूछोगे, गूगल, अभी गूगल ही कर लीजिए, एआई को छोड़िए, गूगल ही कर लीजिए, गूगल से पूछो आप कैसे हैं? तो गूगल बोलेगी हाँ, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? आपका दिन शुभ हो। ये सब चीज़ें बोलकर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि उसके पास इमोशन नहीं है ना, तो उतार-चढ़ाव उसके नहीं है, उतार-चढ़ाव होना ज़रूरी है। बोलने की मुनासिब रफ़्तार, सही बोलें, फ्लुएंटली बोलें, है ना? और माहौल का पुरसुकून होना बेहद ज़रूरी है। ये नोट आपके लिए था। उसके बाद देख लेते हैं समाअत की तदरीस। आप सुनने के अमल को किस तरह से पढ़ाएँगे या सुनने के अमल को किस तरीके से लड़कों में, अपने बच्चों में बेहतर बनाएँगे, ये चीज़ आज देखकर सुनने को पूरा कंप्लीट ख़त्म करते हैं। अब कल आपका बोलना शुरू होगा। समाअत की तदरीस, 1 मिनट। हाँ। समाअत की तदरीस में कहानियों का बहुत अहम किरदार होता है। अगर आप सोच रहे हैं कि आपके बच्चे सुनना सुने, ध्यानपूर्वक सुने, ध्यान से अच्छी तरीके से आपको सुने, ध्यान से आपको सुने,
तो फिर कहानियाँ जो होती हैं ना, कहानियाँ उनको बताइए। समाज की तदरीस में कहानियों का बहुत अहम किरदार होता है। बयानिया अंदाज में सुनाई गई कहानी न सिर्फ मुंतकी समझ को बुनियाद फराहम करती है, बल्कि हमारे तख़य्युल को वसात देती है और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मामूलात में शराकत की बच्चे की सलाहियत में भी फ़रोग़ देती है। तख़य्युल और तजस्सुस बच्चे के नशोनुमा है, नशोनुमा में अहम रोल अदा करते हैं। एनसीएफ 2005 भी यही कह रहा है। देखो, कहने का मतलब ये है कि आप बच्चों के किरदार में, कि बच्चों को के अंदर समाज का किरदार बढ़ाना चाहते हैं कि वो अच्छी तरीके से सुने, है ना, समाज के तदरीस आप उसको दे रहे हैं, तो आप उसको कहानी बताइए। कहानी बताने से क्या होगा ना, आपको भी सीखने को मिलेगा, आपके नॉलेज में भी वसात पैदा होगी और बच्चे तो सीखेंगे ही, बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे ही। उसके बाद जब क्या होगा, आपने एक दिन लेक्चर अपने कहानी बता दी, बच्चे बहुत ध्यान से सुने, आप देख रहे हैं कि आपके किस अंदाज को बच्चे पसंद कर रहे हैं। आप पढ़ा दिए, बच्चों को पसंद आ गया, फिर आप क्या है, कहानी बता दीजिए, बच्चे ध्यान से सुनेंगे। तो कहानी से रिलेटेड ही फिर पढ़ाई करिए ना। आप पढ़ा रहे हैं तो कुछ ना कुछ कहानी का भी एक आध वर्ड उसमें ला दीजिए, तो बच्चे आपको बहुत ध्यान से सुनेंगे। तो इससे क्या होगा, आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी होगी और यही चीज़ आपका एनसीएफ 2005 भी कह रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। समाज की तदरीस में कहानियों का बहुत अहम किरदार होता है। हाँ, उसके बाद तलबा में, यहाँ तक हो गया था। तलबा में समाज की नशोनुमा के लिए, तलबा में समाज के विकास के लिए या समाज को बढ़ावे के लिए मुंदरजा झेल तदरीसी सरगर्मियाँ मुनज़्ज़म की गई हैं, यानी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। इसके अकॉर्डिंग आप लड़कों में ये सब चीज़ें करवा सकते हैं, यानी समाज को बढ़ावा दे सकते हैं, लड़कों की जो समाज की थिंकिंग है उसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं अल्फाज के खेल खिलाना। खेल खिलना नहीं है, यहाँ पर खिलाना रहेगा। तो अल्फाज के खेल खिलाना, लफ्ज़ों से अंताक्षरी जिसको बोलते हैं, ऐसा करवा सकते हो, या फिर कुछ ऐसे वर्ड जो ऐसे ऐसे करके बच्चे बनाकर खेलते हैं। आपने शायद ना खेला हो क्योंकि ये नए बच्चे खेल रहे हैं। जैसे बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। अब इससे क्या करते हैं, वो एक वर्ड जोड़ते हैं। जैसे सी हो गया, यहाँ पर ए हो गया, अब उसको यहाँ पर ऐसे टी लिख कर कैड बना देंगे। तो फिर ये क्या है, ये अल्फाज के गेम खेल रहे हैं। इस तरीके से वो ऐसे बनाते हैं, ऐसे ऐसे करते हैं, इस तरीके से ऐसे ऐसे ऐसे। उसके बाद कोई डी लिखेगा, यहाँ पर कोई एफ लिखेगा, कोई सी लिखेगा, कोई यहाँ पर ए लिख दिया। फिर दूसरा वाला क्या रहेगा, यहाँ पर टी लिख कर कैड बना दिया, तो वहाँ पर एक अपना लिख देगा, मेरा एक पॉइंट में जीत गया। ठीक है, तो ये फिर क्या है, इस तरीके से अल्फाज के गेम खिला दीजिए आप। नज़में और गाने सुनना और दोहराने को मश्क करने को दे दीजिए। टेलीफोन और मोबाइल पर बातचीत का खेल करा दीजिए कि एक लड़का एक कोने में खड़ा हुआ है, मोबाइल से बात कर रहा है, एक लड़का एक कोने में खड़ा हुआ है, बात कर रहा है। अब बताइए, आप बीच में खड़े हो जाइए, दोनों की बात सुने। हाँ, तुम कुछ बोलो, तुम कुछ बोलो। इससे क्या होगा, बच्चे को सुनने और बोलने में ज़्यादा फ़रोग़ मिलेगा। उसके बाद हिदायत के मुताबिक अमल, आप उसको हिदायत दीजिए और उनको अमल करने को बोलिए। छोटी कहानियाँ, किस्सा गोई, ड्रामा क्विज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। टेप रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्री कलम का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। उसके बाद गुफ्तगू और सवाल व जवाब का इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मुख्तलिफ़ अल्फाज़ तरकीब और लहजा को लिसानी तजर्बा गाह के ज़रिए फ़रोग़ देना, इसका भी इस तरह से कर सकते हैं आप। तो फिर कहने का मतलब ये है कि जो भी है, बच्चों को आपको सुनाना है, सुनने का ढंग बताना है कि आप कितना ध्यान से सुने, और समझने का ढंग बताना है कि सुनकर समझें। आप इसके लिए कहानियाँ भी बता सकते हैं, खेल भी खिला सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं जिससे बच्चों में इंटरेस्ट पैदा हो, आपको सुने और आपको समझें। इससे क्या होगा, अगले दिन जब दूसरे वाली क्लास में आप क्या करेंगे, आएँगे पढ़ाने के लिए, तो बच्चे आपसे इंटरेस्टेड होकर पढ़ेंगे और आपकी बातों को, जो आपके लेक्चर रहेंगे, उसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। ठीक है? ये सब फ़ायदे मिलेंगे और उनकी जो रियल लाइफ़ में भी उनको फ़ायदा मिल रहा है, वो तो मिलेगा ही मिलेगा। तो एक बार रिवीज़न कर लें, उसके बाद वीडियो को ख़त्म करते हैं। तो हमने क्या देखा, ज़बान की महारतें होती हैं, इंसान सामाजिक जानवर है और इसको कुछ न कुछ चाहिए अपने अपने ख़यालात को इज़हार करने के लिए, अपने एहसासात को इज़हार करने के लिए कुछ न कुछ इनको चाहिए। अपने जो भी इनके अंदर जज़्बात है इंसान के अंदर, वो किसी न किसी तरीके से ये निकालते हैं। फिर चाहे वो इशारों की ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, फिर चाहे अलामतों की ज़बान का इस्तेमाल करते हैं, या फिर बोलने यानी आवाज़ों की ज़बान का इस्तेमाल करते हैं। किसी भी तरह की ज़बान का ये इस्तेमाल करते हैं और ये इस्तेमाल करके ही अपने आप से राब्ता कायम करते हैं अपने समाज में। ठीक है? और ये हम लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, गौर व फ़िक्र के लिए, दिलचस्पियों के लिए, रुझानात के लिए, सब की ये तशकील करती है। यानी ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ज़बान के बिना हम कुछ नहीं हैं। ठीक है? ज़बान, आपसे सोच लीजिए, आप आज से कुछ नहीं बोल पा रहे हैं। आपको कोई आइसक्रीम दिखा देगा, आप जान नहीं पाएँगे ये आइसक्रीम है। आपको कोई
पेन दिखाएगा आपको पता नहीं रहेगा या पेन है ना? आपको कोई चावल दिखाएगा आपको पता नहीं रहेगा, दाल-चावल दिखाएगा नहीं पता रहेगा, क्यों? क्योंकि आपको ज़बान ही नहीं आ रही है ना? तो फिर क्या है कि ज़बान का आपकी ज़िंदगी में कामयाब ज़िंदगी बसर करने के लिए ज़बान आना बहुत ज़रूरी है और दूसरे ज़बान की आमोदिश के लिए भी ज़बान का आना लाज़मी है। हर ज़बान की 4 बुनियादी महारतें होती हैं, लिसनिंग और स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना। श्रवण कौशल, वाचन कौशल और पढ़ने को पठन और लिखने को लेखन, ठीक है? ये होता है हिंदी में। ज़बान की महारतें में क्या है, जो हम लोग ज़बान को किस तरह से सुनते हैं, ज़बान की महारतें पहले देख लेते हैं। सुनने और पढ़ने की महारत के ताल्लुक दूसरों के ख़यालात को समझना होता है। जैसे हम सुनना और पढ़ना, ये हम जब पढ़ रहे हैं तो हम उसके दिमाग, उसकी बातों को समझ रहे हैं, अपने अंदर अचीव कर रहे हैं, अपने आप अंदर हासिल कर रहे हैं उस सब चीज़ों को। तो ये क्या है, तहसील हो जाएगा, उसूलियाबी हो जाएगा, या हम लोग अख़ज़ कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन जब हम लोग बोल रहे हैं या फिर हम लोग लिख रहे हैं तो हम अपने ख़यालों को बाहर कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, हमारा इज़हारी हो जाएगा। हम इज़हार कर रहे हैं किसी चीज़ का, तामीरी तामीरी या बनावटी हो जाएगा और तख़लीक़ी महारतें हो जाएँगी। उसके बाद हमने क्या देखा? उसके बाद हमने देखा कि ये चारों ज़बान की बुनियादी महारतें जो हैं, वो क्या कहलाती हैं? ये चारों ज़बान की बुनियादी महारतें कहलाती हैं, क्योंकि ज़बान की आला महारतों के हुसूल के लिए इनका जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई बच्चा इनको नहीं जान रहा है, वो स्कूल में आएगा तो उसको और कोई ज़बान सीखने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, उसको मुश्किलात का सामना ज़रूर करना पड़ेगा। हकीकी ज़िंदगी में ज़बान की महारतें अलग-अलग नहीं हैं, बल्कि ये एक-दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे हम जब लिखते हैं, तो हम लिखने के लिए सुनते हैं, जब हम फ़ॉर्म भरते हैं, तो लिखने के लिए पढ़ते हैं, और जब हम बात करते हैं तो हम बोलने के लिए सुनते हैं। तो ये आपस में सभी ज़बानें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। अब उसके बाद देख लेते हैं समाअत यानी सुनना। तो फिर समाअत यानी सुनना ज़बान के इक्तिसाब में सबसे पहली बुनियादी महारत है, यानी बच्चा सुनता है, उसके बाद फिर वो धीरे-धीरे बोलने का ढंग सीखता है, फिर लिखना-उखना कहीं बाद में सीखेगा, ठीक है? तो फिर ये क्या है कि ये एक अख़ज़ वाली महारत है, यानी तहसीली महारत है, और इसमें क्या है कि ये हमारे आस-पास की आवाज़ें इसको तहसील करने में मदद करती हैं। जो कुछ भी कोई चीज़ हमारे आस-पास हो रहा है, बच्चे को या कोई भी इंसान को समझने में मदद करती है। कोई भी इंसान, कहने का मतलब ये है कि आमोज़िश भी वो कर सकता है, दूसरी ज़बान को भी तहसील कर सकता है, आमोज़िश नहीं, दूसरी ज़बान की आमोज़िश होती है। दूसरी ज़बान को भी वो दूसरी ज़बान की भी तहसील कर सकता है, कैसे? जैसे वो इंडिया का लड़का है, हिंदुस्तान का लड़का है, और वो कुछ सिर्फ़ हिंदी, उर्दू जान रहा है, अब उसको भेज दीजिए आप चाइना में भेज दीजिए, चाइना भेज दीजिए, या किसी अरब कंट्री में भेज दीजिए, है ना? जापान भेज दीजिए, तो फिर वो क्या रहेगा, वो जापानी सीख जाएगा। क्यों? वहाँ पर माहौल पा गया, चाहे लड़का एक हुरूफ पढ़ा हो या ना पढ़ा हो, वो जाकर वहाँ का माहौल पाकर कुछ ना कुछ चाइनीज़, कुछ ना कुछ नेपाली, कुछ ना कुछ जापानी बोलना शुरू कर देगा। तो फिर ये क्या है, उसको दूसरी ज़बान की भी तहसील हो गई उसकी, है ना? तो चाहे बच्चा हो, चाहे कोई भी इंसान हो, अगर ये आवाज़ें ही बच्चे को जल्द तहसील करने में मदद करती हैं, ठीक है? इसके बाद सिर्फ़ सुनना ही कमाल का काम नहीं है, समझना भी है। सुनने को तो हम कोई भी कुछ भी ज़बान को सुन सकते हैं, पंजाबी सुन सकते हैं, तमिल वाली सुन सकते हैं, लेकिन हम लोग इधर जो उत्तर प्रदेश की साइड के लोग हैं, वो लोग नहीं जान रहे हैं। गुजराती सुन सकते हैं, लेकिन गुजराती हमको नहीं पता है ना? तो इस तरीके से हम सुन सकते हैं, लेकिन समझ नहीं सकते, तो समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? और इसको समझने के लिए 2 तरह की चीज़ों का इस्तेमाल होता है। हम लोग करते हैं, एक लफ्ज़ों की और एक साबिक़ा मालूमात की। लफ्ज़ों की क्या होती है, एक डिकोडिंग होती है, जो हमारे दिमाग में पहले से लफ्ज़ हम लोग याद किए हुए हैं, कोई बोलता है, हम तुरंत उसको सुनते हैं और अपने दिमाग में लेकर जाते हैं उसकी बात को, और तुरंत हम लोग जान जाते हैं ये क्या बोल रहा है। जबकि ये साबिक़ा मालूमात है, कोई अगर कुछ बोला है और हमारे पिछले टाइम में, हमारी पुराने ज़िंदगी में, या पुरानी ज़िंदगी का मतलब ये है कि आपके पिछले नॉलेज में कुछ ना कुछ अगर हो रहा है, हुआ है, तो तुरंत आप उससे उसको जोड़ना शुरू कर देंगे, उसी के ख़यालात में खो जाएँगे, उसी के ख़्याल में इसको भी जोड़ लेंगे कि ऐसा इसमें भी होने वाला है। तो फिर ये सब क्या है, ये आपके साबिक़ा मालूमात पर ही, यानी पिछली मालूमात से ही आप इसको जोड़ रहे हैं। उसके बाद क्या है, समाअत की 2 सूरतें होती हैं, तामीलाती समाअत और गैर तामीलाती समाअत। तामीलाती समाअत क्या होती है, जो दो तरफ़ा हो रही हो, जैसे आमने-सामने हम बैठकर बात कर रहे हैं, या फिर टेलीफ़ोन, मोबाइल वगैरह पे वीडियो कॉल कर रहे हैं। ये दोनों तरफ हम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। और गैर तामीलाती क्या है, जैसे अभी आप कर रहे हैं, लेक्चर देख रहे हैं, रेडियो सुन रहे हैं, टीवी देख रहे हैं, ये सब के सब क्या है, ये एक तरफ़ा हैं, यानी एक तरफ़ा ही समाअत हो रही है। उसके बाद क्या है, समाअत के अज्ज़ा क्या होते हैं, आवाज़ें में फ़र्क करने की महारत सिखाना, आवाज़ों के पहचानने की सलाहियत होना, आवाज़ों के ज़ेर-ओ-बम, अल्फ़ाज़ के दर्जा बंदी, और
सवाल जो आपसे बोला जा रहा है उसके पीछे का इमोशन समझना, सुनी हुई बात के मफ़हूम अख़ज़ करना, सुनी बात को दोहराने की सलाहियत रखना, ज़रूरी अल्फ़ाज़, मौज़ूआत और ख़यालात को मौजूदा तनाज़ुर में याददाश्त में लाना। जो कोई भी आपसे बोल रहा है तुरंत उसको दिमाग में लेकर आइए, ऐसा ना हो कि वो आज बोला है और कल आप दिमाग में लेकर आएँ, कल आप उसकी मानी को समझ पाएँ। तो ये सब चीज़ें आपके समाज के अज्जा में आ जाती हैं। पढ़ाने के ये नोट बताया गया कि बेहतर समाज के लिए तवज्जो का मरकूज़ होना, गुफ्तगू का दिलचस्प होना, आवाज़ में मुनासिब उतार-चढ़ाव होना, बोलने की मुनासिब रफ़्तार और माहौल का पुरसुकून होना लाज़मी है। उसके बाद समाज की तदरीस में आपको बताया गया है कि आप कहानी वगैरह बताकर आप बच्चों को सुनने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं या फ़रोग़ दे सकते हैं और यही चीज़ आपका एनसीएफ 2005 भी कह रहा है और इससे दोनों का फ़ायदा होगा। समाज की तदरीस में कहानियों का बहुत अहम किरदार होता है। अल्फ़ाज़ का खेल खेला सकते हैं आप, नज़्में और गाने सुना सकते हैं आप, टेलीफ़ोन और मोबाइल पर बातचीत करा सकते हैं, हिदायत दे सकते हैं आप, छोटी कहानियों और किस्सा गोई ड्रामा को इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, टेप रिकॉर्ड और डॉक्यूमेंट्री फ़िल्म का इस्तेमाल कर सकते हैं, गुफ्तगू और सवाल-जवाब का इस्तेमाल कर सकते हैं, मुख्तलिफ़ अल्फ़ाज़, तरकीब और लवी लहज़ा का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फिर वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा और फ्री नोट्स के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप का लिंक दिया गया है, आप वहाँ पर चले जाइए। वहाँ पर आपको हर फ्री बैच की फ्री में कोई पैसा नहीं लिया जा रहा है, कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है आपसे, फ्री नोट्स दिए जा रहे हैं आपको। वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप से आप हासिल कर सकते हैं और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए, बहुत मेहनत की जा रही है आपके लिए। ये इतना आपको समझाने के लिए कई घंटा पहले पढ़ना पड़ा होगा हम लोगों को, तब जाकर ये चीज़ें अब आपको आसान ज़बान में समझाई जा सकती हैं। तो फिर क्या है, ये बहुत मेहनत लगती है, ये पीपीटी तैयार करने में जो आपको लिखा आ रहा है ना, यही तैयार करने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ज़रूर आपका भी थोड़ा हक बन ही रहा है कि आप सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर दिखाइए अपना और वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। कोई और सीटेट का तैयारी करना चाहता है आपके बैच का या आपसे जुड़े हुए लोग हैं, उन लोगों तक वीडियो ज़रूर शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में।